नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जो न्यूज़ आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी विंटर सेशन में आने वाला था, उसके बारे में ऐसी बात चल रही है कि भई अभी वो पार्लियामेंट्री सेशन जो बजट सेशन में होगा 2025 के अंदर, वो उस टाइम पे लेके आएँगे। नाउ इसमें देखिए 2-3 तरह के रिएक्शंस हमको देखने को मिल रहे हैं और मैं दोनों को रखूँगा, उसके बाद आई विल लीव इट टू यू टू टेक अ डिसीजन। मैं आपके पक्ष में ये चीज़ रखूँगा कि आप डिसीजन लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप किस जगह पे बैठते हैं। मैं दोनों साइड का आपके सामने जो विश्लेषण है उनका रखूँगा और देखते हैं कि क्या निकलता है, आप लोग क्या बोलते हो? क्योंकि मेरा जो अभी तक एनालिसिस है, अभी तक तो मैंने सिर्फ दोनों तरफ के पक्षों का एनालिसिस करा है, तो देखते हैं क्या आप लोग को बोलते हो, उसके बाद इसके बारे में आगे भी किसी और से बात करेंगे। देखिए, ये डिसीजन हुआ जब ऑपोज़िशन मेंबर्स पूरी तरह से जो ऑपोज़िशन की पार्टियाँ हैं, वो पूरी तरह से वॉकआउट कर गईं जेपीसी के अंदर से और काफ़ी हद तक जगदम्बिका पाल जो हैं जो बीजेपी की जो बेसिकली कमिटी की चेयरमैन हैं और बीजेपी के एमपी दिलीप सैकिया को ये फ़ोर्स मतलब कराया गया। ये ऑब्वियसली स्टोरी है और इसके ऊपर एक आधा स्टेटमेंट भी आए हैं कि भई इसके ऊपर थोड़ी एक्सटेंशन होनी चाहिए और थोड़े डिलिब्रेशंस आगे होनी चाहिए। नाउ देखिए ये थोड़ा मेरे को फनी लगता है क्योंकि ये जो जेपीसी का वॉकआउट तो ये बहुत टाइम से चल रहा है, इसमें कोई नया चीज़ तो है नहीं। ये जेपीसी का वॉकआउट तो 2-3 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि भई पार्टीज़ तो उठ के चली जाती हैं कि इसको डिस्कस ही नहीं करना हमने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये तो पहले से चल रहा है। तो एनीबॉडी जो बोलता है कि भई ऐसा कुछ रीज़न है, तो मुझे दिखता नहीं है कि साहब ये रीज़न हो सकता है कि इस वजह से इसको डिले किया गया हो। अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखिए गवर्नमेंट के अंदर की वर्किंग्स के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट मेरे को थोड़ा-सा ऑड लगता है ये चीज़ कि जो पहले भी वॉकआउट चल रहा था, उसके बाद अब सडनली आके बोल रहे हैं कि भई वॉकआउट की वजह से हमने ये बिल को आगे कर दिया है, ये थोड़ा-सा फनी लगता है मेरे को। देखिए, ये जो बिल है, इसके बारे में हम सबको पता है, लेकिन मैं दोबारा रिमाइंड करता हूँ कि इसकी जो मैनेजमेंट है वक्फ प्रॉपर्टीज़ की, इसको रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है और जहाँ पर वक्फ के पास जो पिछली गवर्नमेंट्स ने इतने मतलब ऐसे-ऐसे उनको पावर्स दी गई थी, ऐसी-ऐसी शक्तियाँ दी गई थी, जहाँ पर जो मर्ज़ी करें और कोई भी कुछ कुछ नहीं कह सकता था उनको। और माइनॉरिटी राइट्स के चक्कर में ये पूरी तरह से ऐसा कवर हो रखा था कि आप आगे जाके कुछ कर भी नहीं सकते, तो एकदम वो माइनॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता था। तो देखिए, मैं ये पूछूँगा कि साहब नाउ मैंने बोला आपको 2 पक्ष हैं और दोनों पक्ष की तरफ से मैं कुछ बात करूँगा। पहले बात करते हैं कि साहब कई लोग अभी जो बोल रहे हैं कि मोदी जी डर गए हैं, तो उसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। तो जैसा बोला जा रहा है कि भई मोदी जी डर गए हैं क्योंकि इतना ज़बरदस्त स्ट्रीट से रिएक्शन आ रहा है और जिस तरह से संभल में वायलेंस हुई और जिस तरह से काफ़ी हद तक जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उस वजह से एक डर बैठ गया है गवर्नमेंट के अंदर। एक तरफ ये बोला जाता है और दूसरी तरफ एक ये भी बोला जाता है कि यार ये गवर्नमेंट ने झूठ बोला अपने वोटर्स के साथ और महाराष्ट्र में इलेक्शन के लिए जो भी करना था उन्होंने किया और ये सब चीजें बोली और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ ये पीछे हट गए हैं। तो ये दो नैरेटिव्स के ऊपर पहले बात करते हैं। ये एक बड़ा ऑब्वियसली एक इमोशनल रिस्पॉन्स है जो सबके दिमाग में आएगा कि यार महाराष्ट्र में तो आप सब कुछ बोल रहे थे, ये सडनली क्या चेंज हो गया? क्या ऐसा नया चीज़ आपके सामने आया कि साहब आपको अभी ये बिल पीछे लेके जाना पड़ा और आप बोल रहे हो कि नहीं, नहीं, नहीं अब इसको हम करेंगे लेकिन हम 2025 में करेंगे। तो कई लोग तो भैया आप ऑब्वियसली थोड़ा-सा एक्सट्रीम उसमें जाके बोल रहे हैं कि भैया डर गए हैं ये लोग, इनको स्ट्रीट पावर से थोड़ा डर लग गया है, ये सँभाल नहीं पाएँगे, ये वो। तो वो भी हो सकता है कि साहब आपको अगर कुछ ऐसी इंटेलिजेंस आ रही हो कि साहब बहुत बड़े-बड़े प्रोटेस्ट हैं और ये चीज़ें हमको दिखती हैं कि कई कई ऑर्गनाइज़ेशंस की तरफ से काफ़ी भारी-भारी स्टेटमेंट्स दिए गए कि हम ये कर देंगे, हम यहाँ पर चक्का जाम करेंगे, हम वहाँ पर चक्का जाम करेंगे। काफ़ी कुछ बोला गया। तो उससे भी हो सकता है कि यार ठीक है, अभी ये सिचुएशन ग्लोबली भी ठीक नहीं है, गैर राज्य की तरफ से काफ़ी आपके ऊपर अटैक्स चल रहे हैं और वो एक अपॉर्च्युनिटी ढूँढेंगे आपके अंदर और आग लगाने के लिए, तो अभी ये सिचुएशन ठीक नहीं है। जनवरी 20 के बाद इसको थोड़ा देख सकते हैं, ये सिचुएशन थोड़ी और बेहतर होगी, उसके बाद आप थोड़ा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी की तरफ जा सकते हो, तो ये एक आर्गुमेंट हो सकता है। ये मेरा आर्गुमेंट नहीं है, मैं एक लॉजिकल आर्गुमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है। अगर कोई बोले कि यार ये गवर्नमेंट डर गई है, ये है, वो है, ये तो थोड़ा मैं मानता नहीं बिकॉज़ क्या होता है ना देखिए, अगर आप इतने डर गए थे तो ये चीज़ इनिशिएट ही नहीं करनी थी आपको। तो ये अगर आपने इनिशिएट कर ली है तो आप सबको पता है, इस टाइम पे अगर आपने कुछ इनिशिएट करके आगे चीज़ बोली है, तो आप ऑब्वियसली आपके ऊपर काउंटर प्रेशर भी आएगा कि आपको ये करना पड़ेगा। तो डर-वर का जो एक ये जो नैरेटिव चल रहा है, ये मेरे हिसाब से ठीक थोड़ा बैठता नहीं है। हैविंग सेड दैट थोड़ा-सा टाइमिंग का नैरेटिव एक ठीक मेरे हिसाब से थोड़ा-सा बैठता है।
बट अगर टाइमिंग का ऐसा नैरेटिव था तो इनको इस सत्र के अंदर ये चीज को लाना ही नहीं चाहिए था। हम सबको पता था कि साहब जेपीसी आ रही है, आप अगर इस सत्र में उसको लिस्ट ही नहीं करते तो किसी ने कुछ बोलना नहीं था। तो ये अगर आपकी तरफ से कम्युनिकेशन फॉल्ट हुआ है तो ये तो बड़ा खराब चीज है, एंड आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए कि किस तरह से कम्युनिकेशन हो। अगर आपको ये था कि साहब अभी डिलिब्रेशंस बाकी हैं, आपको और भी पक्षों से बात करनी है, तो आपको लिस्ट ही नहीं करना चाहिए था इस टाइम पे। और अगर आपको ये भी पता था कि साहब थोड़ा कुछ इंटेलिजेंस ऐसी आ रही है, और इंटेलिजेंस देखिए आती रहती है तो रीसेंट भी हो सकती है, तो लेट्स गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट। दूसरा एक नैरेटिव है कि साहब देखिए, मैं बड़ा क्लियरली बोलूं, जो दुनिया में जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स आज चल रही है और गहरे राज्य की तरफ से, स्पेशली जो आउटगोइंग अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है डेमोक्रेटिक पार्टी की, उनकी तरफ से जिस तरह से चीजें आगे चल रही हैं, हर जगह की आग लगाने की कोशिश है। अब आप बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश का एग्जाम्पल अगर आप लें, ये इस्कॉन के ऊपर क्यों अटैक है? इस्कॉन के ऊपर इसलिए अटैक है क्योंकि इस्कॉन की जो एक फॉलोअर हैं वो है तुलसी गाबड़। तुलसी गाबड़ की की बेसिकली थोड़ा-सा उनका बेइज्जती करने के चक्कर में इस्कॉन के ऊपर अटैक्स चल रहे हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर आपको एक आर्टिकल और के बारे में और रेफरेंस देता हूँ, जो बेसिकली आज सुबह आया है। और ये आर्टिकल देख के आपको थोड़ा-सा लगेगा कि यार ये क्या है भई? ये कैसी बातें हो रही हैं अभी आजकल? देखिए, एक आर्टिकल आया बड़ा इंटरेस्टिंग सा, जहाँ पर ये कहा गया कि मोदी साहब और तुलसी गाबड़ के रिलेशंस इतने डीप हैं, और दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो आरएसएस है। और ये मतलब हिंदुत्व, राइट विंग, फैसिस्ट, नेशनलिस्ट टाइप लोग हैं। तो ये जैसे ही ये आर्टिकल आता है वैसे ही वहीं दिखता है कि यार ये थोड़ा अजीब बात है यार, ये कहाँ से बीच में आ गया? ऐसा कभी तो कुछ हुआ नहीं, और मोदी साहब और तुलसी गाबड़ के बीच में आप बोल रहे हो कि भैया वो कोऑर्डिनेट करके आपस में काम करते हैं, तो ये थोड़ा-सा वियर्ड सा लगा। लेकिन जब आप इसके ऊपर थोड़ा-सा सोचते हो, जब आप इसको थोड़ा-सा देखते हो, तो आपको दिखता है यार कुछ तो गेम है ऑब्वियसली, एंड कहीं न कहीं किसी को कुछ तो पता चला है कि साहब ये चीज़ ठीक नहीं है, और ये चीज़ हमको थोड़ा ध्यान से रखनी पड़ेगी। तो एक गेम तो चल रही है दुनिया के अंदर इस टाइम पे, जहाँ पर नेशनलिस्ट सरकारों के ऊपर काफ़ी प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। नेशनलिस्ट लीडर्स के ऊपर काफ़ी कोशिश की जा रही है। और आपको पता ही है गहरे राज्य की तरफ से कैसे एक सिचुएशन बनाई गई है, जहाँ पर ना वो जान-माल किसी चीज़ का भी उनको परवाह नहीं है। और अपने पर्पस के लिए, दुनिया में आग लगाने की पर्पस के लिए, वो कुछ भी करने को उतर आएँगे इस टाइम पे, एंड दे विल बी रेडी टू बेसिकली लाइट द वर्ल्ड ऑन फायर। तो ये इसका एक मैंने टर्म दिया था, स्कॉच टर्ट पॉलिसी, और ये वक़्त के होने से पहले ही हम लोग बात कर रहे हैं कि साहब स्कॉच टर्ट पॉलिसी इज़ समथिंग जो हमको दिखती है कि ये आगे जाके ये चीज़ें करेंगे, जहाँ पर हर देश के अंदर, हर रीजन के अंदर ये आग लगाने की कोशिश करेंगे। तो क्या मोदी साहब को कुछ ऐसी इंटेलिजेंस आई है कि साहब बाहर की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा हो और उस वजह से इसको डिले किया है? मुझे नहीं पता। आई एम जस्ट पुटिंग पॉसिबिलिटीज़ इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पर जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको बोला कि मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप क्या सोचते हैं, जैसे-जैसे मैं पॉसिबिलिटीज़ आगे रखता हूँ। आखिरी पॉसिबिलिटी है कि एक भैया एडमिनिस्ट्रेटिव पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीज़ों की रिकॉर्डिंग बची हुई है। जैसे आप सबको पता है वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ को अभी भी डिजिटाइज़ किया जा रहा है। काफ़ी हद तक ये काम बहुत चल रहा है, काफ़ी हद तक बचा हुआ है, और आप जैसे-जैसे देखें टाइम निकल रहा है, वक़्फ़ बोर्ड की तरफ से काफ़ी हद तक नए-नए क्लेम्स निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भई सर्वेज़ चल रहे हैं, और किसी चीज़ की तरफ से ये चीज़ें काफ़ी हद तक फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई कौन-सी प्रॉपर्टी वक़्त की है, कौन-सी नहीं है, कौन-सा नया क्लेम है, कौन-सा पुराना क्लेम है। क्योंकि अगर आपको इसके ऊपर एक्शन लेना है, तो आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्स हैं वो तो पता होने चाहिए। तो या तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम खत्म नहीं हुआ है, वो तो आपको पता ही है हमारे बाबू कितने एकदम फास्ट लोग काम करते हैं, एकदम बढ़िया, आपको पता है एकदम सुपर जेट स्पीड में काम करते हैं। तो वो एक और चीज़ हो सकती है जहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है, जिसकी वजह से बोला गया है कि नहीं-नहीं हमको थोड़ा-सा और कुछ करना है, तब जाके हम आगे करेंगे, ये वो एंड ऑल दैट। अगर ऐसा भी कुछ है, ईदर वेज़ द गवर्नमेंट नीड्स टू कम आउट एंड कम्युनिकेट। और ये चीज़ मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि इन लोगों की कम्युनिकेशन इतनी वीक है कि इतने इतने नए-नए नैरेटिव बन जाते हैं। जिसको गुस्सा चढ़ा होता है वो अपना नैरेटिव चलाता है, जिसको थोड़ा लॉजिक दिखता है वो अपना नैरेटिव चलाता है। मैंने ही आपके सामने 2-3-4 नैरेटिव वहाँ पर रख दिए, जिसके बारे में आप आपसे मैं बोल रहा हूँ, डिलिब्रेशन करके सोच के मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो काफ़ी कुछ हो सकता है इस चक्कर में। दे शुड हैव कम आउट एंड स्पोकन अबाउट इट। एक किसी मिनिस्टर विनिस्टर को लगा के आके बात करिए कि साहब ये हमको है, दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ व्हाट वी सी, एंड यहाँ पर हम थोड़ा-सा वेट करना चाह रहे हैं। फेयर इनफ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एज़ लॉन्ग एज़ आप लोगों को एश्योरेंस दीजिए कि ये चीज़ आएगी, तो ठीक है। और जैसे आपने इसको लिस्ट किया था विंटर सेशन में, और 10 2-3 दिन के बाद आप उसको हटाते हो,
तो ऑब्वियसली थिंग्स थोड़ी-सी फिशी लगती हैं। या तो ये 2-3 दिन के अंदर एक जो संभल का वायलेंस हुआ और जो भी आपके पास इंटेलिजेंस आई है, उसके हिसाब से आपको लगता है कि नहीं यार, ये थोड़ा भी डेंजरस है। और देखिए, एक प्रेसिडेंस भी है। पिछले वाले ट्रम्प के टर्म के अंदर हमने ये चीज़ देखी कि मोदी साहब की तरफ से काफ़ी हार्ड डिसीजंस लिए गए थे। डिमोनेटाइजेशन 2016, उसके बाद आर्टिकल 370, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स, 2 बारी पाकिस्तान के अंदर, 1 बारी म्यांमार के अंदर, काफ़ी पीठें भी तोड़ी गई थी। तो काफ़ी चीज़ें हुई थी। उसके बाद आपका राम मंदिर का भी जजमेंट आया था। ये सारा कुछ ये ट्रम्प के पिछले टर्म के बीच में हुआ था, जब जो लेफ्टिस्ट पावर्स थी थोड़ी वीक थी उस टाइम के ऊपर। तो या दिस थिंग डज़ मेक सेंस, बट ऑब्वियसली आगे जाके ही स्टोरी पता चलेगी। दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, आप क्या सोचते हैं? आई विल बी ईगर टू रीड योर कमेंट्स। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप सबको पता है जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, सो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे रहेगा, बट आज रात को हम मिलेंगे मेजर जनरल प्रभदीप सिंह से, जहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे अबाउट यूक्रेन, कि यार यूक्रेन का क्या फ्यूचर है, किस तरह से वहाँ पर भी चीज़ें आगे जा रही हैं, वहाँ पर भी आग लगाई जा रही है, तो क्या होने वाला है वहाँ पर, उसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट से। तब तक जय हिंद, जय भारत।